चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 यानी कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में। तो चलिए हम सीधे आपको ले चलते हैं डायरेक्ट की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। एक्ट नंबर 10 है 94 का। 8 जनवरी 1994 को इसे प्रेसिडेंट की परमिशन मिली और यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे ये एप्लीकेबल कब हुआ, कब इन्फोर्स हुआ था। 28 डे ऑफ सितंबर 1993। इसका जो मेन मोटो क्या है, मोटो पर जरा ध्यान दीजिएगा। कहा गया एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इन द स्टेट एंड ह्यूमन राइट कोड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और एक्ट नंबर है 10। यहाँ पर बात की गई है 8 जनवरी 1994 में को राष्ट्रपति की परमिशन मिली, जिसका मैन मोटो और प्रियम्बल जो है यहाँ पर मानवाधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे सशक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उत्पन्न करने के लिए अधिनियम। सेक्शन नंबर 1 पर एक बार नजर डालिए। चलिए सेक्शन नंबर 1 पर नजर डालने से पहले हम थोड़ा सा इसका एक शॉर्ट व्यू देख लेते हैं, जो जैसा कि वैसे तो आप क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार रिवाइज करना चाहेंगे। यहाँ पर जो टोटल चैप्टर का अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो चैप्टर के लिए ये टोटल इसमें 8 चैप्टर हैं। और जो सेक्शन की बात की गई है, सेक्शन एक बार रिवाइज कर लीजिए। सेक्शन 43 है यहाँ पर और इस एक्ट में 28 सितंबर 1993 को ये इन्फोर्स हो गया। और लास्ट में यहाँ पर एक डेट और है जिसमें बात की गई है 8 जनवरी 1994, यहाँ पर राष्ट्रपति की परमिशन मिली हुई। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 1 पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या कहा गया था कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात की गई। सब सेक्शन 1 पर एक नजर डालिए। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और इससे पहले 2019 से पहले मीन्स 31 अक्टूबर और 2019 से पहले ये यहाँ पर लिखा जाता था कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होगा। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जब से हुआ है उसके बाद से ये संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल हो गया। जैसे कि इसकी डिटेल ये है, एक बार नजर डालिएगा। यहाँ पे कहा गया कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 95 और अनुसूची 5, यहाँ पर जो तालिका जो टेबल बनाई गई उसमें इसका नंबर 86 है, परंतु का लोप किया गया, यानी कि उक्त संशोधन जो है वो 31 अक्टूबर 2019 से प्रवृत्त हुआ। तो यहाँ से पहले इसमें क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य को केवल वहां तक लागू होगा जहां तक इसका संबंध उस राज्य को यथा संविधान की 7वीं अनुसूची की फर्स्ट और थर्ड में प्रवृत्तियों में से किसी से संबंधित विषयों से है। यानी कि इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एक्ट था यहाँ पर जो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर कहा जाता था, लेकिन अब ये संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल हो गया और ये इन्फोर्स हो गया है। अब 28 सितंबर 1993 से इसको प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। अब कौन सा सेक्शन पढ़ा, सेक्शन पर एक बार नजर डालिए। देखिए सेक्शन 1 सब फर्स्ट में आप बात की गई मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम की
इसका विस्तार कहाँ पर लागू है, तो सेक्शन फर्स्ट का सब क्लोज 2 और सेक्शन फर्स्ट का सब क्लोज 3 में बात की गई 28 सितंबर 1993 को ये प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, ऐसा ये माना जाता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। चलिए सेक्शन 2 की तरफ हम लोग चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा नजर डालिए। यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट पर एक नजर डालते हैं। चैप्टर फर्स्ट में केवल 2 ही सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में प्रिलिमिनरी से रिलेटेड है। सेक्शन फर्स्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। सब क्लोज फर्स्ट पर नजर डालिए। दिस एक्ट में बी कॉल्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। पहले इसमें एक्सेप्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कॉलम जुड़ा हुआ था, लेकिन 2019 के बाद, जैसे कि जस्ट आपने अभी डिटेल देखी हुई थी, उसके बाद ये संपूर्ण भारत पर हो गया। सब क्लोज नंबर 3 पर नजर डालिए। इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू इनफोर्स ऑन 28th डे ऑफ सितंबर 1993, यानी कि 28 सितंबर 1993 से ये एप्लीकेबल हो गया संपूर्ण भारत पर। अब चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भारत पर देखिए, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, ये इंटरव्यू का मैटर है। वैसे जनरली अब ये एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया की बात की जा रही कि संपूर्ण भारत पर ये लागू हुआ, तो आपको बताना कि 31 अक्टूबर और 2019 से ये संपूर्ण भारत पर हो गया। पहले ये स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, एक्सेप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ऐसा इस लाइन में लिखा हुआ आता था। ये इंटरव्यू का सब्जेक्ट है, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, रिटन में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर ऐसा कुछ घुमा करके पूछे जाए तो। सेक्शन 2 पर एक बार नजर डालिए। डेफिनेशन की यहाँ बात की गई है, तो कहा गया इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। सेक्शन 2 पर एक बार नजर डालिए। आर्म फोर्स की बात की गई है। आर्म फोर्स में यहाँ पर इंक्लूड किया गया मीन्स द नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी अदर आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं, नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्स, और इंक्लूड अदर आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। जो संघ के जितने भी आर्म फोर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। आप सेक्शन पढ़ रहे हैं सेक्शन 2A, क्या पढ़ रहे हैं, आर्म फोर्स। जो हिंदी मीडियम के वो भी एक बार नजर डालिएगा। यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 2 में बात की गई परिभाषाओं की, और सप्लोज नंबर फर्स्ट पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर सेक्शन 2 सप्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का आप इसे ऐसे इसका सेक्शन आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की गई सशस्त्र बल, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए कि सशस्त्र बल से नौसेना, सेना और वायुसेना भी प्रेरित है, और इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल भी है। ऐसे ही आपको इंग्लिश में भी बनाना है यहाँ सेक्शन, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने अभी आपको जैसे 2A बताया हुआ था, इसमें आपको एक ऐड कर लीजिए सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का A। जो आप यहाँ देख रहे हैं सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का A, यहाँ पर किसकी बात की गई है, आर्म फोर्स की। अब यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं सेक्शन 2, 1 और बी ने यहाँ पे किसको बताया गया, चेयरपर्सन की बात की गई। तो देखिए मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन और ऑफ द स्टेट कमीशन एज द केस में बी। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, मीन्स द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का मतलब क्या होगा, ऑफ द कमीशन और ऑफ द स्टेट कमीशन एज द केस में बी। तो यहाँ देखिए कमीशन की बात की गई और स्टेट कमीशन दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया, उनके चेयरपर्सन की बात की गई है। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट का बी। वैसे जो हिंदी मीडियम के वो भी एक बार नजर डालिए। देखिए यहाँ पे तो सेक्शन 2, 1 और का में यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं सशस्त्र बल। सशस्त्र बल से नौसेना, सेना और वायुसेना भी प्रेरित है, और इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल भी, जिसमें सेना और नौसेना और वायुसेना को छोड़कर भी अगर अन्य कोई भी हैं जो संघ के सशस्त्र बल हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। खा में जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 2, 1 और फिर खा, या फिर आप इसे बी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अध्यक्ष की बात की गई है। अध्यक्ष से यथास्थिति आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है। कौन से आयोग से अगर हम यहाँ पे मतलब लेते हैं तो सेंट्रल यानी कि नेशनल की बात की गई, और राज्य आयोग का मतलब है
जो राज्य आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी बात की गई। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 फिर 1 फिर खा और खा में भी का, ये दोनों को देखिए। यहाँ पे बात की गई मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 74 की उपधारा 1 में निर्देश दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। तो दिव्यांगजन आप समझते हैं, जो विकलांग होते हैं उनके लिए बात की गई यहाँ पर, उनके लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। और कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की जो धारा 74 है उसके सबसेक्शन फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पर मुख्य आयुक्त की बात की गई। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ चीफ कमिश्नर की बात की गई है यहाँ पर, सेक्शन 2(1) और फिर इसका बी ए। एक मिनट का एक्सप्लेन करिएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर चीफ कमिश्नर का मतलब क्या है? मीन्स द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटीज रिफर्ड टू इन सबसेक्शन फर्स्ट ऑफ द 74। जो 74 का सबक्लोज फर्स्ट है इस एक्ट का, ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016। ये एक्ट का नाम है द राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016। इसमें जो यहाँ चीफ कमिश्नर जो बताए गए हैं वही चीफ कमिश्नर की डेफिनेशन यहाँ पर मानी जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2(1)(c) में सेक्शन 2 का सबक्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का सी, यहाँ पर बात की गई कमीशन की। कमीशन मीन्स द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कंस्टिट्यूट अंडर सेक्शन 3। तो ह्यूमन राइट कमीशन किसके अकॉर्डिंग गठित होगा? जो सेक्शन 3 दिया गया इस एक्ट का, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का जो सेक्शन 3 है इसमें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को गठित करने यानी कि कमीशन करने की जो प्रोसेस दी गई वही यहाँ पर कमीशन की बात की गई सेक्शन 2(c) में। 2(d) पर जरा नजर डालिएगा, यहाँ पर बात की गई ह्यूमन राइट्स की। मीन्स द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और embodied in the international convention and enforceable by court in India। जो इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 2(d) यानी कि 2(1) और घ में, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2(1) या फिर d। तो यहाँ पे बात की गई मानव अधिकार क्या होंगे। देखिए मानव अधिकार से बात की गई, मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए, यानी कि गारंटेड किए गए, या अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय। तो संविधान द्वारा प्रत्याभूत कहाँ किए गए? जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिए गए? आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में 12 से लेकर के 35 तक के जो प्रोविजन किए गए वो संविधान द्वारा प्रत्याभूत यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। और दूसरे यहाँ पे इन लाइनों को आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन राइट किसे कहा गया। तो देखिए जिसमें प्राण की स्वतंत्रता, प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार हैं जिनको क्या कहा जाता है? ह्यूमन राइट। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कि कहाँ डिफाइन किए गए। ये क्वेश्चन जो आएगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ देखिएगा, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए, इस लाइन को आपको ध्यान से देखना है। फिर अगली बात की गई, या तो ये बात की गई है कि यहाँ हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संविधानों में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हो। यहाँ 2 पॉइंट और अगर इंक्लूड करें, या तो ये और या फिर ये, इनमें से कुछ भी होता है, ये सब क्या माने जाएंगे? मानव अधिकार हैं। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए, तो हम उनको क्या बोलेंगे? ये मानव अधिकार है। दूसरा ऑप्शन क्या बताया गया? अंतर्राष्ट्रीय संविधान में सन्निविष्ट और उनको भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हो, यानी कि भारतीय जो न्यायालय हैं वो उन्हें लागू कर सकते हो, उनको हम लोग बोलेंगे कि ये मानव अधिकार हैं। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप लोग?
सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का, या फिर आप बोल सकते हैं सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट का बी। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो बात की गई सेक्शन 2(1) बी। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स के यहाँ पे जो बात की गई है, मीन्स द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ। किससे रिलेट हो? लाइफ से, फिर लिबर्टी से, फिर इक्वेलिटी एंड डिग्निटी। 4 पॉइंट दिए गए। ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, किया गया हो कॉन्स्टिट्यूशन से, और एम्बॉडी इन द इंटरनेशनल कॉन्वेंट एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट इन इंडिया। तो ये देखिए, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटेड किए गए, वो चार तरह के, लाइफ से रिलेटेड हो, लिबर्टी से रिलेटेड हो, इक्वालिटी से रिलेटेड हो, या फिर डिग्निटी से रिलेटेड हो, और ऐसे जिनको इंडिविजुअली गारंटेड किया गया हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, या फिर दूसरा कहा गया कि द इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स में जो भी इम्बॉडीड किए गए हों वो, और दूसरे उनको इन्फोर्स किया जा सकता हो इंडियन कोर्ट के द्वारा, तो उनको हम क्या मान लेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स है। ये पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन 2(ई) पर जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का ई, एक नजर डालिए। ह्यूमन राइट्स कोड, ये क्या होंगे? मीन्स द ह्यूमन राइट्स कोड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 3। कहाँ डिफाइन किया गया है? अंडर सेक्शन 3, जिसमें ये ह्यूमन राइट्स कोड की बात की गई। जो हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बात की गई मानव अधिकार आयोग का, यानी कि मानव अधिकार न्यायालयों की बात की गई है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, मानव अधिकार से धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है। नेक्स्ट जरा बात कीजिएगा सेक्शन 2(1)(4। देखो जरा क्या किया गया यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा। अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1996 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा, ये, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रेस संविधाएं या अभिसमय जो, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे अभिप्रेत हैं। तो अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा में हम किन किन चीजों को मानेंगे, इसके बारे में देखिए ध्यान दीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा तब 16 दिसंबर 1966 को की गई, इसको मान्यता दी गई, और इसमें सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा की बात की गई। दूसरा, और यहाँ पर बात की गई कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रेस संविधाएं भी या अभिसमय जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो यहाँ पर मेन रोल है केंद्रीय सरकार का, जिसे केंद्रीय सरकार क्या करे, यहाँ पर नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करें कि इनको अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा माना जाएगा, तो हम अपने यहाँ मानेंगे। भले ही वो इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो केंद्रीय सरकार है वो ऐसा नोटिफिकेशन निकाल करके जितनी चीज़ों को बताएंगे उनको हम मान लेंगे कि भाई ये अंतरराष्ट्रीय प्रेस संविदा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। जो और डेट को जरा ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर 1996 की बात की गई। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स क्या है? देखिए भले ही वो वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी इंडियन सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार है वो उसे अगर मान्यता नहीं देती है, तो फिर हम उसे कन्वेंशन या अपने यहाँ के जो न्यायालय उसे लागू नहीं करें, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। तो हमारे यहाँ के न्यायालय के जो रूल्स और रेगुलेशन हैं अपने यहाँ, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो इनको मानता हो तभी है, इनको मान्यता दें तभी हम इनको मान पाएंगे कि ये इंटरनेशनल कॉन्वेंशन और हमारे लिए कुछ बेनिफिट है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप सेक्शन पढ़ रहे हैं 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का एफ। देखिए एग्जाम में आए तो एग्जाम में ये देखना, बाकी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी होता है वो आपको समझदार है कैसे पढ़ना है आपको। देखिए इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स को अगर देखें, इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स, तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स की बात की गई है। मीन्स द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स
and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights adopted by the General Assembly of the United Nations on the 16th of December 1996, जो कि 16th of December 1996 को जनरल असेंबली के द्वारा ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली थी उसमें जो अडॉप्ट किए हुए हैं उन राइट्स में कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर, सिविल, पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। और इसके बाद में बात की गई सच अदर कॉवेनेंट और कन्वेंशन एडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इन दोनों के अलावा भी अगर कोई दूसरा कन्वेंशन है जिसको जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया हो और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसे स्पेसिफाइड किया गया हो, तो ये भी किसमें इंक्लूड हो जाएगा, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स में। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप, सेक्शन 2 और इससे सब क्लोज फर्स्ट का एफ, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं सेक्शन 2(1) एफ भी आप इसे बोल सकते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन पर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का यहाँ जी। इसमें क्या बात की गई, इसमें बात की गई मेंबर्स की। देखिए, मीन्स अ मेंबर ऑफ द कमीशन और ऑफ द स्टेट कमीशन एज द केस में बी। यहाँ पर देखिए जो मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है, या तो वो कमीशन हो, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, कमीशन शब्द जहाँ यूज किया गया, और जहाँ पर द स्टेट कमीशन की बात की गई वहाँ राज्य आयोग की बात कर लेते हैं। तो इनमें से कोई भी मेंबर हो, इनको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माना जाएगा जो कि सेक्शन 2(1) जी में डिफाइन किया गया है। जैसे कि हिंदी मीडियम के हैं वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। सदस्य क्या है, यथास्थिति आयोग का या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है, तो दोनों को इंक्लूड कर दिया, राज्य आयोग और केंद्र आयोग दोनों। छा काम में जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन कैसे होगा, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का छा और का ये दोनों को मिला करके। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर। तो पिछड़ा वर्ग आयोग से यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 3। अब आपको एक कॉमन चीज मैं बताता हूँ, जितने भी आयोगों के जो गठन किए गए किसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, तो वो जनरली सेक्शन 3 में ही बताए गए। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट डाम है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और धारा कौन सी है, 3। तो जनरली 3 अगर कॉम्पिटिशन में आता है तो इसको याद करने में आसानी होगी। इसके अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है। इनकी आप चाहो तो लिस्ट बना सकते हो, एक आध दो डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, जा काफी अगर देखें यहाँ पर तो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, और यहाँ पर भी बात की गई है कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से हो गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। अब अगर यहाँ पर हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इनके प्रोविजंस ऑलरेडी पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वहां से इनको अडॉप्ट किया गया। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है। तो यहाँ पर जो जाति आयोग बताया गया वो कौन सा आर्टिकल है, 338। तो इसको जरा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, एक तो अनुसूचित जाति की बात की गई, फिर जनजाति की बात की गई। तो यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ आपने पढ़ा था अनुसूचित जाति के आयोग के बारे में, तो 338 की बात की गई थी,
और जब जनजाति की बात करते हैं तो केवल यहाँ पर आर्टिकल में का और ऐड हो गया, मतलब 338 का में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अधिकृत है। इतना क्लियर हो गया। तो ये थोड़े से डिफरेंट है, इनको ध्यान रखना है आपको। जो SC ST आयोग आप बोलते हैं तो SC का मतलब ये और ST का मतलब ये। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का GA। यहाँ पर बात की गई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। कौन सा सेक्शन है? 3 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। जो 1993 का एक्ट नंबर 27 था, इसके जो सेक्शन 3 है, इसके अकॉर्डिंग जो कमीशन गठित की गई है वो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और जो सेक्शन है यहाँ ह्यूमन राइट्स में वो है 21GA। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का H। यहाँ पर एक नजर डालिए। देखिए यहाँ बात की गई है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज है उसके लिए नेशनल कमीशन की बात की गई है। कहा गया मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। देखिए सेक्शन 3 की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आगे मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कंस्टिट्यूट अंडर सेक्शन 3। तो देखिए यहाँ सेक्शन 3 की बात की गई है, ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। तो 1993 का जो एक्ट नंबर 27 था उसके अकॉर्डिंग इसको कमीशन कहा गया, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड की बात की गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 21H की। इसमें बात की गई है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की। तो यहाँ पर देखिए माइनॉरिटीज की जब हम बात करें तो मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। देखिए यहाँ पर भी सेक्शन 3 की बात की गई ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 एंड की एक्ट नंबर 19 ऑफ द 92। जो कमीशन द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ये नेशनल कमीशन गठित की गई। उसका मतलब भी जो मतलब वहाँ है वही मतलब यहाँ पर भी है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। अगले हम बात कर रहे हैं सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का HA। तो देखिए जरा यहाँ पे बात की गई है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए नेशनल कमीशन जो गठित की गई है उसको कहा गया मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जो चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। इसका एक्ट नंबर है 4 2006 का। तो ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट का HA। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 21I की। यहाँ बात की गई नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है सेक्शन 3 से। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की बात की गई मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट रिफर्ड इन आर्टिकल 338, यानी कि 338 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसकी बात की गई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि SC के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है सेक्शन 21 और IA। तो आप ये IA पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशन की बात की गई सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और सेक्शन 2 का सब क्लोज फर्स्ट का IA, यानी यहाँ बात की गई नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स referred to in Article 338 of 38A of the Constitution। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे 38 में और यहाँ पे बात की गई 38A। तो ऊपर SC के लिए, नीचे ST के लिए, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्शन पर ध्यान देते हैं सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट का J। यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बात की गई नेशनल कमीशन फॉर वुमन।
वोमन के लिए जो बात की गई, मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर वोमन कंस्टिट्यूट अंडर सेक्शन 3, जो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वोमन यहाँ पर कंस्टिट्यूट किया गया, उसकी बात कर रहे हैं। ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वोमन एक्ट 1990 के अकॉर्डिंग, जो 1990 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो वोमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर वोमन जो बनाए गए हैं, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वोमेन्स एक्ट 1990। 1990 में एक वोमेन्स कमीशन के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग जो गठित की गई है कमेटी, उसको यहाँ कहा जाता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन 2(1)(a)। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और पुस्तक ए, यहाँ पे बात की गई नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का जो यहाँ एक्चुअली मतलब होता है प्रकाशन करना कि कौन से गजट में प्रकाशित किया गया। तो यहाँ जो नोटिफिकेशन की डेफिनेशन है उसका मतलब ये है कि मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट। कहाँ पर पब्लिश होना चाहिए? ऑफिशियल गजट में, जिसको आप अधिसूचना भी कह सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, कहा गया नोटिफिकेशन मीन्स पब्लिश इन ऑफिशियल गजट, जो ऑफिशियल गजट है उसमें जिसमें पब्लिश हो गया तो कहा जाता है कि नोटिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का एल में यहाँ पर बात की गई है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है विहित, मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रेस्क्राइब किया गया, जो रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। कौन से रूल्स हैं? जैसे कि सेक्शन, अगर हम 40 की बात करते हैं 40 की, तो उसमें केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। और वहीं पर हम अगर बात करें सेक्शन 41 में, तो 41 में यहाँ पर राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों सरकारों के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बनाए जाते हैं वो उनको कहा जाता है कि ये प्रेस्क्राइब किया गया है। और कौन सा सेक्शन पढ़ना है? सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का एल। एम पर जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट में एम पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात की गई है पब्लिक सर्वेंट्स की। शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो कि भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 21 है उसमें डिफाइन किया गया पब्लिक सर्वेंट क्या होते हैं, यानी कि लोक सेवक क्या होते हैं। जो मतलब वहाँ पर है वही मतलब यहाँ पर भी रहेगा। जो डेफिनेशन वहाँ दी गई है उसका मतलब ऐसे अर्थ लगाया जाएगा जैसे कि वो ह्यूमन राइट में भी वही दी गई। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर? सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट का एम। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन का जो सेक्शन है सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट का एन। एन में यहाँ पे बात की गई स्टेट कमीशन मीन्स स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कंस्टिट्यूट अंडर सेक्शन 21। कहाँ कंस्टिट्यूट किया गया? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो प्रोविजन किए गए हैं, जो गठन किया गया है वो सेक्शन 21 में द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, जो कि जिस एक्ट को आप पढ़ रहे हैं इसी एक्ट में सेक्शन 21 में इनकी डेफिनेशन दी गई है। तो इसको क्या कहा जाता है? स्टेट कमीशन। क्लियर है गाइस? चलिए जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर सब क्लोज 2 पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। अभी तक आप पढ़ रहे थे सेक्शन 2 और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 का सब क्लोज 2। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू लॉ। इस एक्ट में जो भी रेफरेंस कहा गया लॉ के प्रति विच इज नॉट इन इनफोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल ना हो, तो क्या क्या कहा गया? शैल इन रिलेशन टू द स्टेट बी कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू आ करस्पॉन्डिंग लॉ। जो करस्पॉन्डिंग लॉ एप्लीकेबल हो उसका मतलब यहाँ अर्थ लगाया जाएगा इफ एनी इनफोर्स इन द स्टेट, जो भी उस स्टेट में एप्लीकेबल हो उससे रिलेटेड। जो हिंदी मीडियम के वो भी ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर हिंदी में पढ़ लिया था अनुसूचित जाति जनजाति तक, और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ने वाले सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का यहाँ में राष्ट्रीय महिला आयोग से बात की गई। तो देखिए इसका मतलब क्या है? से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है। और टा में यहाँ पर बात की गई अधिसूचना की, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और इसका टा, इसका मतलब राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना होनी चाहिए। तो जो है हम बात करते हैं किसी सरकारी गजट में नोटिफिकेशन निकलना चाहिए तो उसकी बात करते हैं, तो वही ये अधिसूचना का इसका अर्थ लगाया जाता है। सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट में ठा के अकॉर्डिंग विहित से, विहित का मतलब होता है प्रेस्क्राइब, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। तो नियम का मतलब नियम कौन बना सकता है? अगर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कैसे बना सकती है, यानी कि केंद्र सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने की जो परमिशन है वो सेक्शन, अगर हम 40 पर एक बार नजर डालते हैं तो
और जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को भी नियम बनाने की जो पावर दी गई है वो सेक्शन 41 में। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 40 और 41 में जो नियम तो बनाए गए हैं वो उनको कहा जाएगा कि इस एक्ट के लिए उनको प्रिस्क्राइब किया गया, विहित किया गया। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, लोक सेवक क्या है। सेक्शन आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का डा। लोक सेवक का मतलब पब्लिक सर्वेंट, और का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 21 में है, यानी कि जो धारा 21 में डिफाइन किया गया है लोक सेवक, उसको ही हम यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। तो जो मतलब भारतीय दंड संहिता में वही मतलब यहाँ पर सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 21 का डा। 21 का ढा में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राज्य आयोग के प्रोविजन किए गए हैं। राज्य आयोग क्या है, कहा गया कि धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग, जो राज्य में मानव अधिकार आयोग गठित किया गया है वो अभिप्रेत है राज्य आयोग से, जो कि सेक्शन 21 में यहाँ पर डिफाइन किया गया। सब क्लोज नंबर 2 पर जरा नजर डालिए। यहाँ कहा गया इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के जो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, कोई भी ऐसी विधि है जो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, उसके प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्व स्थानीय विधि, मतलब वहीं की जो विधि है वो विधि यदि कोई हो प्रति निर्देश है। तो यहाँ पर जो निर्देश लगाने का मतलब जो प्रेजेंट में लॉ एप्लीकेबल हो उसके संबंध में बात की गई। तो मुझे उम्मीद है कि सेक्शन 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से कवर करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश एडीपीओ से रिलेटेड हम सीरीज को कवर कर रहे हैं, इसे जल्दी ही हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको और भी सब्जेक्ट की कोई भी जो प्लेलिस्ट चाहिए तो वो मैंने सब कुछ अपडेट कर रखी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए गाइस, इस उम्मीद के साथ धीरे धीरे हम इनको कवर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइस।